पहला सवाल, पिक्चर का नाम है फिजिक्स, तो व्हाट इज फिजिक्स? बेटा फिजिक्स, हर चीज फिजिक्स है। मेरी आवाज सुनने से लेकर के पंखे की आवाज से पंखे से हवा लग के ठंडी लगने से, एसी से ठंड लगने से, हमें अगर मैं आपको पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीनें से। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि प्लान हो रखा है, हम आपको अगले पूरे साल तक 2024 के जेई के लिए और 2024 के नीट के लिए विल बी हैविंग अ फिजिक्स की शॉर्ट वीडियोस। हर चैप्टर को मैं 3 या 4 भागों में तोड़ूंगा। 3-4 भागों में कुछ थ्योरी होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार बोर्ड्स में आए हुए हैं, बहुत बार जेई मेंस में आए हुए हैं और नीट में भी आए हुए हैं। बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जेई मेंस, नीट और बोर्ड्स तीनों एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। 2 नहीं, 3 पहलू, तीनों सेम चीजें हैं। अगर आप बोर्ड्स के लिए शिद्दत से पढ़ाई करते हो भाई साहब, जेई मेंस और नीट तो हलवा है उसके सामने। कई बार ऐसा होता है कि जेई मेंस और नीट में वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो बोर्ड्स में पहले कभी आए होते हैं। तो उस तरीके से प्लान करो। एनसीईआरटी सैक्रोसेंट किताब है, उसको पढ़ते रहना है, एनसीईआरटी ये क्वेश्चन करते रहना है। अगर प्लान किया जाए, हर चैप्टर को 3 भाग में जब मैं बांटूंगा, तो पहला भाग होगा मोर ऑफ अ थ्योरी पार्ट एंड दूसरा तीसरा भाग होगा लेवल ऑफ क्वेश्चंस 1, लेवल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इफ यू रिमेंबर, दिस इज अ चैप्टर व्हिच इज नोन एज द ट्रेलर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स एक पिक्चर है अगर, तो ये चैप्टर है ट्रेलर। और भैया अगर ट्रेलर ना अच्छा हो तो मूवी चल नहीं सकती, ये गारंटी है। क्योंकि अगर ट्रेलर अच्छा नहीं हो भाई साहब, तो कौन जा रहा है मूवी देखने? भाई अगर अभी फास्ट एक्स मूवी आई, अब अगर ट्रेलर ही एकदम बकवास होता तो कोई मूवी देखने के लिए प्लान भी नहीं करता। हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार ट्रेलर बहुत जबरदस्त होता है भाई साहब और कई बार मूवी एकदम फुस, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना अच्छा ट्रेलर लगे उतनी ही अच्छी पूरी की पूरी पिक्चर भी लगे, जिसका नाम है फिजिक्स। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। प्लीज नोट, बोर्ड्स में मेजरमेंट पार्ट हटा दिया गया है इस साल से। मैं और मेजरमेंट जब बोलता हूं तो एरर्स का पार्ट हटा दिया है बोर्ड्स में। इवन दो बोर्ड से हटा दिया गया है, एंड ये सीरीज लाने का परम मोटिव ये है बच्चों, जब आप इस बार की एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो पिछले साल की एनसीईआरटी की आधी नहीं तो 70% है। दैट मीन्स 30% ऑफ द सिलेबस इज रैशनलाइज्ड। कारण ये है बेटा कि वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज। अच्छी बात है, लेकिन क्या है ना, अभी भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जो हमारा एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज हैं, एनडीए, एनटीए, चाहे वो जेई मेंस का पेपर करें चाहे वो नीट का पेपर करें, वो पूरी एनसीईआरटी से देंगे। बिकॉज ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो पार्ट डिलीट हो गया है वो नहीं आए। तो मान के चलो आपको पुरानी एनसीईआरटी जरूर अरेंज करनी चाहिए। वो मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं, अगर नहीं मिलती है तो पीडीएफ फाइल अरेंज कर लो। पुरानी एनसीईआरटी ही मेन एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई साहब। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो मेजरमेंट पार्ट नॉर्मल क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा और इसीलिए ये चीज रखी गई है कि हम मेजरमेंट पार्ट पे ज्यादा थ्रस्ट दे पाएंगे। अगर ध्यान दिया जाए शुरुआत से, तो जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये अगर आप देखा जाए तो इसमें है व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, विल नॉट गो इनटू दैट। व्हाट इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, हम थोड़ा बात करेंगे। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन विल गो एंड डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स। इन द फर्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज 4। बहुत ही बकवास है, ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी वेरी रियल इंपॉर्टेंस नहीं है फॉर विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स। When I say exams, I'm calling JEE Mains and NEET. पर पहला सवाल, पिक्चर का नाम है फिजिक्स, तो व्हाट इज फिजिक्स? बेटा फिजिक्स, हर चीज फिजिक्स है। मेरी आवाज सुनने से लेकर के पंखे की आवाज से पंखे से हवा लग के ठंडी लगने से, एसी से ठंड लगने से, हमें अगर मैं आपको चुटकुटी काटूं तो आपको जो दर्द होता है, इवन दैट इज अबाउट ओनली बिकॉज ऑफ फिजिक्स। योर हार्ट pumps blood because of physics. You have dreams because of physics. Everything, every damn thing in the world is somewhere connected with physics. कुछ भी सोच ले तू भाई साहब। तो जब हम बोल रहे फिजिक्स क्या है, तो सिंपल सी बात है बेटा। अगर एक लाइन में फिजिक्स को बताया जाए तो इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। जो नेचर में होता है उसी लॉज को पढ़ने के लिए हम जो सब्जेक्ट उठाया हमने, वो लॉज ऑफ फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, झरने से पानी गिरता है तो नीचे ही गिरता है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स, ये यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा तो नहीं है ना पानी भाई झरने से गिरा और ऊपर जाने लगा, ऐसा नहीं होता। जब बारिश होती है तो
तो छोटी छोटी बूंदें ही आती हैं। ऐसा तो नहीं है जब बारिश हो रही है तो पूरा बादल गिर गया भाई, समझ लो मर गई पूरी दुनिया, बादल फट गया। अब जब बादल भी फटता है तो बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत कम समय में बादल फटने वाला नहीं भाई साहब, वहां चेन लगी और खुल गया। एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय यूनिवर्सल लॉज ऑफ जो लॉज ऑफ नेचर है। तो लॉज ऑफ नेचर को पढ़ने का सब्जेक्ट फिजिक्स है, इसीलिए बहुत जबरदस्त चैप्टर सब्जेक्ट है। ये याद रखिए, फिजिक्स में मैं हर बच्चे को बोलता हूं, आज तुम लोग को भी बोलता हूं कि खोजी बनने की कोशिश करिए। किसकी? खोजी बनिए। स्पेलिंग सही है? तो खोजी मतलब दिमाग में प्रश्न जरूर रखिए। एक परेश रावल की मूवी थी, मैं जल्दी भी दिखाऊंगा आप लोग को वो मूवी। उसमें क्या था भैया, वो उसके चेहरे पे ना यहाँ पे उसने प्रश्न लगा रखा था, क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, फिजिक्स क्या है, लॉज ऑफ नेचर, नेचर क्या है, जो नेचर भगवान ने दिया, भगवान क्या है, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड यू शुड आस्क क्वेश्चंस। क्यों हमें पंखा चलने पे ठंडी लगती है, इवन दो पंखा कोई ठंडी हवा नहीं देता हमें? क्यों हमें पसीना आने पर भी ठंडी लगती है? क्यों बुखार बढ़ने पर हमारे दांत बोलने लगते हैं? ऐसा होता है जब आप बुखार बहुत ज्यादा होगा ना, तो आपकी बॉडी, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। क्यों आप जब ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं तो भाई साहब सारे रोए बोलते हैं भाई साहब खड़े हो जाओ, ये पागल एक तो नहा के आया है, ऊपर से कपड़े नहीं पहन रखे इसने। तो भाई साहब ठंड से बचाने के लिए बॉडी अपने आप एक मैकेनिज्म चालू करती है, नहीं ये पागल है, इसको पता नहीं है बाहर कितनी ठंड है, तो हम बचाएंगे इसको। हम रोए जब खड़े हो जाएंगे, तो जैसे ही रोए खड़े हो जाएंगे वैसे वो एयर को ट्रैप कर लेंगे, और जैसे ही उन्होंने एयर को ट्रैप कर लिया, एयर इज एन इंसुलेटिंग मीडियम, अंदर की हीट बाहर जा नहीं पाएगी। तो ये कहानी है, ये भी फिजिक्स से आती है। एंड अगर आपको फिजिक्स की पूरी फील तभी आ पाएगी जब आप प्रश्न पूछ पाओगे। व्हेन यू रीड अ पैराग्राफ, चाहे वो एनसीईआरटी क्यों ना हो, चाहे वो कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो, व्हेन यू रीड अ पैराग्राफ, ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस और ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस। भले ही आंसर ना मिले यार, हर चीज का आंसर नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में आना बहुत जरूरी है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग अ गुड रिजल्ट्स इन एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली इन फिजिक्स। तो भैया क्या हो गया फिजिक्स? फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो लॉज ऑफ नेचर को पढ़ता है। अब बात किया गया भाई लॉज ऑफ नेचर को पढ़ने के लिए कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट आर दोस क्वांटिटीज? इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो और लॉज ऑफ फिजिक्स को पढ़ने में हमारी हेल्प करे, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम इन्हें मेजर कर सकते हैं, और जब हम इन्हें मेजर कर सकते हैं और उनकी हेल्प से किसी लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन वी कॉल देम फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती होंगी जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती होंगी। अगर एक दो के नाम जानते हो तो प्लीज कमेंट करो कि हाँ भाई ऐसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भी कोई क्वांटिटी है जो फिजिकल ना होती है। लेकिन वो आंसर मैं नहीं दूंगा, वो आप अपने कमेंट में दीजिए। और अगर फिर भी नहीं आया तो आई विल पिन अप माय कमेंट कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल नहीं होती। ऑब्वियसली ऐसी क्वांटिटीज हमें पढ़नी नहीं है क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट नहीं, लेकिन ऐसी क्वांटिटीज होती हैं। आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स? यूनिट मीन्स भाई जब तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हो तो तुम कहते हो ना मेरा वेट 75 kg है। पहली बात तो तुमने फिजिक्स की हत्या कर दी जब तुमने बोला मेरा वेट 75 kg है, तुम्हारा मास 75 kg है, वेट इज 750 न्यूटन्स, टेकिंग g as 10। तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ दो। तो ये जो kg है वो क्या बता रहा है? kg बता रहा है, अच्छा वो जो 1 किलो का जो बाट होता है, जो सब्जी वाले के यहाँ होता है, ये भैया जी उसके 75 टाइम्स भारी है। अच्छा 1 किलो और भैया जी 75 किलो। तो एग्जैक्टली दिस इज द फील यू गेट फ्रॉम द यूनिट। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब किसी बंदे का वेट 230 kg है, तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है, मरने वाला है ये। 230 kg मतलब मरने वाला है ये, क्योंकि भाई नॉर्मल वेट इंसान का 100 kg में ही लोगों की आंखें बाहर हो जाती हैं। तो हाउ डू यू फील दैट? You feel that 230 is a number, but kg वो यूनिट है जिसका फील है तुझे कि हाँ भाई 1 kg इतना होता है। बट 230 kg मतलब भैया ने पूरी तैयारी कर ली कि अब नमस्ते होना है। तो that is the feel that you get from units, but obviously there are so many units। अब मैं बोलूं मेरा वेट 60 पाउंड्स है, लेट्स से, भाई हमको नहीं आ रहा, अबे हम इंडियंस हैं, हमें केजी समझ में आता, हमें ग्राम समझ में आता, पाउंड समझ में नहीं आता। तो व्हेन यू गो टू गुड ब्रिटेन गए भाई साहब, तो वहां कोई केजी में बात नहीं करता, बोलता मेरा भाई साहब मेरी हाइट 5.6 फीट है, हम बोलते हैं ऐसे। लेकिन फिट इज नॉट यूज्ड इन इंडिया, बट वो प्रचलित है, मतलब फेमस है।
वैसे ही हर एक सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड में कुछ कुछ यूनिट्स फेमस हैं। जैसे इंडिया में जो यूनिट है उसे MKS यूनिट कहते हैं, M फॉर मास, M फॉर मीटर, K फॉर केजी, S फॉर सेकेंड। याद रखें इस बात को। तो जब आप बात करते हैं यूनिट को डिफाइन करने के लिए तो वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब भाई साहब 1 मीटर ही है, लेकिन 1 फुट कितना होता है? अब फुट की कहानी बड़ी जबरदस्त है, शायद मैंने कभी लोगों को सुनाई भी होगी। तो ब्रिटेन की महारानी या महाराजा जो भी रहे होंगे, उस समय बोला गया कि उनके पैर के साइज को फुट कहा गया। तो भाई साहब व्हाट इज 1 फुट? पैर की जो जब वो पैर रखते थे अपना, पैर मतलब योर क्या कहते हैं किसको, लोअर पार्ट ऑफ द लेग, दैट इज फुट। 1 फुट इज 1 फुट भैया एक बार। तो भैया अगर किसी को 10 फुट की जगह नापनी है तो भैया राजा जी को बुलाया जाता था, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट एंड 10 फुट कर दिया। बढ़िया, अच्छी बात है। राजा जी मर गए, अब फुट का क्या करेंगे? तो उनकी कब्र से उनका पैर निकाल के लाओगे क्या? पहली बात है। राजा जी के पैर में कुत्ते ने काट लिया भाई साहब, अब फुट चेंज हो गया। तो किसी का घर बड़ा है 10 फुट में और किसी का घर छोटा है भाई साहब। राजा जी ने भाई साहब नाखून बड़े बड़े कर लिए इतने लंबे लंबे, तो फुट बड़ा हो गया। Obviously that is not well defined. That is not well defined and eventually there was a conversion which was made. But पहले के जमाने में फुट की जो इंपॉर्टेंस है वो यही है, इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। भैया हमें चाहिए फुट, तो राजा जी को बुला के लाओ। यहाँ पे भैया पाकिस्तान में रोड नापनी है, तो कौन किसको बुलाओ? ब्रिटेन के राजा, भाई तुम्हारा काम है, आ जाओ। तो यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। अबे पाकिस्तान क्यों जाना? अगर भाई साहब रानीपुर मोड़ पे ही किसी को मेजरमेंट करना है तो बुलाओ राजा जी को। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सही नहीं है। शुड नॉट चेंज विद टाइम। कुत्ते ने काट लिया भाई साहब, फुट गया, ठीक है नहीं? तो इसलिए समझने की बात है कि कोई भी यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो चेंज नहीं करनी चाहिए टाइम के साथ। शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। टेम्परेचर, प्रेशर के साथ वो चीज ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, वरना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एंड अगर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी तो वो यूनिट किसी काम की नहीं। शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हेन यू गो टू मार्केट, सब्जी लेने गए, भाई साहब 1 किलो आलू दे दो, हमें ले लो। फिर गए सुनार की दुकान पे, वहां कैसे मांगते हैं? 1 किलो। अब 1 किलो सोना तो कोई खरीद नहीं पाएगा। सर जी वो 0.00001 kg सोना चाहिए। बोले क्या बकवास है, कितना ग्राम ये बताओ ना, कितना मिलीग्राम बताओ ना भाई, ये क्या होता है 0.0000? तो क्या हर जगह की यूनिट भी अलग अलग है? एक सुनार या जो जहां पर भी प्रेशियस मेटल्स बिकते हैं, तनिष्क में गए भाई साहब, तो वहां पर केजी में कोई बात नहीं करता कि आज 1 केजी सोना बिक गया हमारी दुकान से। 1 केजी सोना बिकता है धनतेरस पे मैक्सिमम जगह पर, वैसे नहीं बिकता भाई साहब। कितना बिक गया? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, इतना ही है ग्राम। दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। तो हर एक लोकेशन की यूनिट की साइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहां क्या यूज कर रहे हो। आई होप समझ में आ गया। फिर बात होती है भैया, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। फुट, पाउंड, सेकेंड बकवास यूनिट थी क्योंकि ज्यादा प्रचलित नहीं चली। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड जिसे CGS बोलते हैं, एक अच्छी यूनिट है, लेकिन भैया मजबूरी ये थी, ये यूनिट बोलती है हम थोड़ी छोटी यूनिट है। हमने ठीक है फिर जाओ, तुमको नहीं यूज करेंगे। फिर आई MKS सिस्टम। MKS इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल यूनिट, बहुत सालों से इंडिया में यूज हुई। हम लकी थे कि हमारी यूनिट ही को इवेंचुअली SI यूनिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया, इसीलिए हमें ज्यादा कन्वर्ट करने की दिक्कतों को झेलना नहीं पड़ा। लेकिन मान ले जो बंदा FPS में जिंदगी भर काम करता है, उसको तुम वन फाइन डे बोलो भाई देख आगे से तेरे को MKS में ही काम करना है, उसके लिए बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। हमें वो डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ी, ये याद रखना। देन आता है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। हमने SI के बारे में बात नहीं करी अभी, SI यूनिट के बारे में बाद में बात करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं भाई साहब अपन ही है फिजिक्स में 7 हीरो। कितने हीरो? 7 हीरोज डिफाइन द टोटल फिजिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन इज मास, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। दूसरा है लेंथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर है टाइम, तीसरा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 3 हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। पिक्चर है भाई साहब तो खान आएंगे। शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान, 3 मेजर हीरोज यही हैं। बाकी 4 और हैं लेकिन वो ऐसे ही हैं, अजय देवगन वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई साहब एक और आ गया, बोले कौन? सर जी मेरा नाम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। हमने कहा वो क्या होता है? सर वो कुछ नया नहीं, वो टेम्परेचर ही है जो आपने सुना है आज तक। मेरा बुखार 104 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है।
केल्विन होता है भाई, 104 डिग्री केल्विन। फ़ारेनहाइट होता है भाई साहब, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी तुम्हारी आंखें ऐसे बाहर जाती हैं, और 104 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना तो आंखों से धुआं निकले लाल कलर का, और तुम मर जाओगे तुरंत। बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। बहुत बढ़िया। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, फिर आया इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट तो इलेक्ट्रिक ही होगा, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर आया 6th आया बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तुम खुद ही सोचो यार, कब सुना है इसके बारे में? मास लेंथ टाइम पूरे टाइम सुन रहे हो, इसीलिए शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान है, ये राजपाल यादव है भाई साहब, इनको कोई पूछता वास्ता नहीं है। फिर आया 7th यूनिट। कौन आया भाई साहब 7th? फिजिक्स बोलता है ये मजबूरी में भाई साहब, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये वो कलाकार है जिसकी आज तक एक पिक्चर नहीं आई भाई साहब। इसका नाम क्या है मतलब? अब अक्षय कुमार थोड़ा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसने बोला भाई मेरे को ना हल्के मत लेना, मैं वो हूं प्रभास, साउथ का हीरो हूं मैं, केमिस्ट्री में साले मैं ही हूं सब कुछ, बाकी तुम्हारी यहां कोई इज्जत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं केमिस्ट्री में हीरो हूं भाई साहब, याद रह पाएगा? तो इवन तो ये बंदा जो 7वां है, हमारे यहाँ फिजिक्स में इसकी ज्यादा हीरो गिरी नहीं है ये भाई साहब, लेकिन साउथ में बहुत जबरदस्त है, मतलब केमिस्ट्री में बहुत जबरदस्त है। इनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। मास का केजी आप बोलते हैं, लेंथ का मीटर बोलते हैं, टाइम का सेकंड बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर बोलते हैं। ये सब सुना हुआ है आपने। जो नहीं सुने हैं वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं कैंडिला, सीडी। क्या बोलते हैं इसको? कैंडिला। कैंडिला इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैंडल्स, एंड उसके बारे में चमक की बात है। ये जो बल्ब जल रहा है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6000 कैंडल है, तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज इक्विवेलेंट टू 6000 कैंडल्स की जो लाइट देते वो एक बल्ब दे रहा है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिनके बारे में पढ़ना ही नहीं है। इनका नाम है, हमारा नाम मोल है भाई साहब। हमारा नाम क्या है? मोल है। हम क्या है, हमको केमिस्ट्री वाले अंकल बताएंगे, आप ना बता पाएंगे। इसके अलावा इनको डिनोट भी किया गया है, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। डायमेंशन जो है वो पता होनी चाहिए। मास की डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ की कैपिटल एल, टाइम की कैपिटल टी, टेम्परेचर की थीटा, इलेक्ट्रिक करंट की ए। हमने कहा तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा, हम पढ़ना ही नहीं है। These are not important, बस they are important because कैंडला बोलता है मैं फंडामेंटल हूं भाई साहब, अपने को किसी की जरूरत नहीं है। You don't require, मैं बोलूं भाई साहब एक बंदे की जो ना हाइट है ना वो 6 फीट है, तो उसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा? किसी बंदे की हाइट 6 फीट है, मास कितना होगा? कोई रिलेशन नहीं है। कब पैदा हुआ होगा 6 फीट हाइट, कब पैदा हुआ है? कोई टाइम से मास की लेंथ की कोई रिलेशन। ये फंडामेंटल हैं, ये एक्सक्लूसिव हैं, इनको एक दूसरे की कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनका नाम फंडामेंटल रखा गया। हाँ, इन फंडामेंटल में हमने कहा भाई हीरो जो हैं, नहीं सर यही है हमारे मेजर हीरो यही हैं, लेकिन कई सारे स्कूल पागल हो जाते हैं और बाकी इन लोग के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर तुम बात करते हो फिजिक्स की, और दैट टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, द मास, लेंथ एंड टाइम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल पीक्यूज मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम डिटेल में यूज करते रहेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया। बोलो, बहुत बढ़िया बेटा। अगर यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट ऑन भी कर दो यार, थोड़ा समझा करो, है ना, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, अब एक्सेलरेशन चालू करेंगे। एक्सेलरेशन मतलब हम अपने चैप्टर को थोड़ा तेज बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, मास, लेंथ और टाइम, केवल इन पर ही खेलो। 11th का फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ फिजिक्स, एंड वो पूरा मास, लेंथ और टाइम पर ही है। हमने कहा फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अरे सेकेंड बुक में आता है, 2 चैप्टर है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक करंट भैया मैं बताऊंगा, मैं तुमको क्लास 12 में बताऊं, मैं हूं, मैं वहां पर हीरो, सबसे बड़ा हीरो हूं। मास, लेंथ, टाइम कोई पूछता वहां नहीं है, मेरे को ही पूछते हैं भाई साहब। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेरे कोई नहीं पूछता, कहीं नहीं पूछता। मतलब फिजिक्स में एक चैप्टर है जहां गलती से आएगा ऑप्टिक्स, उसमें बता देंगे हाँ ये होता है बस। इस टॉपिक की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, जेईई एडवांस तक में इतनी औकात है कि इसको 10 मिनट मिलता है पूरे के पूरे 2 साल में, पर मजबूरी है कि लिखना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स में अगर आप मेजर करते हैं तो बहुत काम आएगा। 7वें बारे में कोई बात नहीं करते, केमिस्ट्री बहुत है। फिर आगे आता है एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट बेटा क्या है? एमकेएस यूनिट का ही मॉडिफाइड पार्ट है, जहां पर एमकेएस में केवल मास, लेंथ और टाइम के बारे में बात करी। एसआई यूनिट ने क्या किया? और 4 लोगों के बारे में बात करी, जिनके बारे में हमने अभी बोला है। तो
एसआई यूनिट इज दी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है। कारण बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं ये कोहेरेंट होती है, यानी कि इनके जितने भी आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लिकेशन और डिविजन करके, फंडामेंटल पीक्यूज में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके आप नई नई फिजिकल क्वांटिटीज को जन्म दे सकते हैं। ये रैशनल सिस्टम है भाई साहब कि अगर एनर्जी है तो जूल 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 ही चलेगा। ये भाई साहब मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक मतलब हम हिंदुस्तानियों के लिए मस्त है, एमकेएस सिस्टम को फॉलो करता है। इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर सिस्टम फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। क्लैरिटी है इस बात की। बहुत बकवास पॉइंट है लेकिन इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स कई सारी किताबें यूज करती हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है बेटा 1 kgf, इसको हम 1 kg वेट के नाम से भी जानते हैं, दोनों सेम चीजें। 1 kgf भी बोला जाएगा और 1 kg वेट भी बोला जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 1 kgf is defined as the amount of force exerted by Earth on 1 kg mass। मतलब अगर मास 1 kg हो, अगर मास 1 kg हो तो अर्थ उसे कितनी फोर्स से खींचती है उसे बोलते हैं 1 kgf। Obviously the formula is mg and if you can convert this as mass is 1, g is 9.8, comes out to be 9.8 न्यूटन। ये दोनों किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। किसकी बेटा? फोर्स की। और ये भी 9.8 न्यूटन्स। केवल ये बताया इसलिए जा रहा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन में लिख के आता है द फोर्स एक्टिंग इज 20 kgf। ये वो वाला kgf नहीं है ना, वो भी एक kgf है। तो 20 kgf का मतलब बेटा द अमाउंट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। हमने कहा अच्छा न्यूटन बोल रहे हैं भाई साहब, 20 into 9.8 न्यूटन मेरा आंसर होगा। एंड देन आई कैन डिस्कस व्हाटएवर आई वांट बिकॉज नाउ आई हैव कन्वर्टेड द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ माय एसआई यूनिट। फंडा क्लियर? फिर आता है सप्लीमेंट्री। हाँ, अब हुआ ये 7 तो आपने डिफाइन कर दी, फिर आपने बहुत सारे डिराइव्ड भी डिफाइन कर दी। आप देखोगे फिर क्या होगा, सब भूल जाएंगे, बोलेंगे यार 2 तो रह गई। अब ना वो भैया फंडामेंटल है ना वो भैया डिराइव्ड है, इनका अलग ही चल रहा है। ये बोलती है तो हमें अलग कैटेगरी में रखा गया, नाम है उसका सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें से जरूरी कौन सी है? प्लेनर एंगल थीटा। फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस है बेटा, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। नोट करने वाली बात है बेटा कि 2 पाई रेडियन की जो वैल्यू आती है वो आती है 360 डिग्री के बराबर। यानी पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 180 डिग्री के बराबर। और वी कैन से 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। इसे याद रखना है। इसे अगर याद रख सकते हैं तो प्लेनर एंगल में बोला भाई 1 डिग्री ने बोला अपन 1 डिग्री है, बोला पाई बटे 180 रेडियन हूं मैं। डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, इट इज रेडियंस। एंड फिजिक्स में जब आप एंगल बोलते हैं तो आप डिग्री बोलते ही नहीं है, आप उन्हें किस में लिखने की कोशिश करते हैं? रेडियंस। कैसे आया सर ये वैल्यू आई कैसे? आप ध्यान दीजिए, एक पॉइंट के अबाउट कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल टू आर्क। पूरी आर्क कितनी है? 2 पाई आर। रेडियस कितना है? आर। आर ने आर को, तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन है और 360 डिग्री है, उससे ये रिलेशन आती है। कोई रॉकेट साइंस यहां तक नहीं है? बहुत बढ़िया। हमने कहा सप्लीमेंट्री यूनिट, बड़ा इजी था। हमने कहा इजी नहीं था, बड़ा इंपॉर्टेंट बात रह गई। डिग्री इज अ वेरी लार्ज यूनिट, तो हमें इसकी कुछ छोटी छोटी यूनिट बनानी पड़ती है। फिर कैसे बनाओगे? तो करते क्या है बेटा, ध्यान सुनना। देयर आर 2 मोर यूनिट्स। एक का नाम है बेटा आर्क मिनट। क्या है? आर्क मिनट। और जैसे आप 1 डिग्री लिखते हो, आर्क मिनट में लिखते हैं 1 के ऊपर एक डंडी। दिस इज नोन एज 1 आर्क मिनट। ये है क्या? ये कुछ नहीं, 1 डिग्री डिवाइड बाय 60 है। क्या है? 1 डिग्री डिवाइड बाय 60। सुनो क्या है, आपने 1 डिग्री का एंगल बनाया। ये 1 डिग्री का दिख रहा है आपको? सर नहीं सर, है तो बड़ा, बट जानबूझ के इसको जूम करके दिखाया है। 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, इसको जूम करके इतना बड़ा दिखाया है।
हमने कहा ठीक है। अब क्या किया, हमने इस 1 डिग्री को तोड़ना चालू किया। 1 2 3 4 5 कितने 60 इक्वल पार्ट्स। तो हर पार्ट जो है, ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं 1 आर्क मिनट। याद रख पाओगे, ये 1 के ऊपर 1 डंडी। हमने इसका मतलब क्या है सर? हमने कहा 1 डिग्री हो गया, 1 आर्क मिनट हो गया। 1 आर्क मिनट होता है 1 डिग्री अपॉन 60। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 इंटू 60। कहां से आया? नीचे वाला, रेडियन। एम आई करेक्ट और नॉट? है ना भाई साहब, समझ आ रहा है? फिर हमने कहा एक और होती है, उसका नाम है आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड को डिनोट किया गया 1 के ऊपर डबल बिंदी। और बहुत सिंपल है बेटा, आपने 1 आर्क मिनट बनाया। क्या बनाया? 1 आर्क मिनट। सर ये क्या चल रहा है? मैग्नीफाइड, बहुत मैग्नीफाइड। और उस 1 आर्क मिनट को फिर से डिवाइड करना चालू किया। कितने पार्ट्स में? 60 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? हर पार्ट का नाम है 1 आर्क सेकेंड। ऑब्वियसली इट इज 1 आर्क मिनट बाय 60 इज इक्वल टू 1 डिग्री बाय 3600 इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 3600 रेडियन। दीज आर दी यूनिट्स। अगर यहां समझ में आ गया, कृपया करके आप यहां पर सब लोग मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 720 आर्क सेकेंड इन डिग्रीज। निकालिए। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए व्हाट इज 720 arc second in terms of degrees. You can give me the answer in decimal also. You can give me the answer in the form of decimals also. जल्दी कृपया करें और जल्दी करें भाई साहब। बहुत सिंपल है, आंसर आ गया भाई साहब? कमेंट कर दें कृपया करके, घर जाके कमेंट भी कर देना जब आएगा तब। तो 1 आर्क सेकेंड, इसको क्या कर लिखेंगे बेटा? दिस इक्वल टू 720 अपॉन 3600 डिग्रीज। एम आई करेक्ट और नॉट? क्योंकि आपको याद है 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3600 डिग्रीज। कट रहा है कुछ? ये भाई साहब इससे कट गया, ये वंजा हो गया, और ये वंजा कैसे हो गया? ये हो गया 236 10 और 36 2 2 बाय 10 कितना हो गया? 1/5 डिग्री, या सिंपली 0.2 डिग्री। ये आया। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। अबे बकवास क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन है? अभी आया क्वेश्चन भाई साहब। सप्लीमेंट्री एक और होता है, इसका केवल नाम जरूरी है। बोला तुम्हारी जरूरत कहां पड़ती है? कहीं नहीं पड़ती, तुम्हारी जरूरत कहीं नहीं पड़ती। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है स्टेरेडियन। क्या नाम है मेरा? सॉरी यार, तो मेरा नाम है स्टेरेडियन। क्या नाम है? STERADIAN। अरे सर जी, मेरे को डिनोट किया जाता है ओमेगा। डोंट कॉल इट ओम। 10वीं क्लास से आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ओम। क्या नाम है इसका? ओमेगा। फॉर्मूला है इसका DA अपॉन R स्क्वायर। इसकी औकात इतनी ही है। ओमेगा की फॉर्मूला है DA अपॉन R स्क्वायर। DA इज द एरिया। और याद रखिए 3D एंगल है। क्या बेटा? 3D एंगल। इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एनीवेयर। हाउएवर 3D एंगल about a point is 4 pi स्टेरेडियन, 4 pi ST रेडियन। याद रखें प्लीज, ठीक है? एक पॉइंट के अबाउट जो 3D एंगल होता है बेटा, वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। इट इज नॉट अ प्लेनर एंगल, यू हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। एंड इसकी औकात इतनी है कि इसको इतना समय दिया जाए, इससे ज्यादा की जरूरत इसकी नहीं है। आगे बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बेटा 2 तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जहां आप सीधे सीधे नाप लेते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट। बट क्या हर चीज को आप सीधे सीधे नाप सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई माउंट एवरेस्ट की हाइट नापो, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज
देयर इज नो, भाई पहली बात तो माउंट एवरेस्ट सीधे तो है नहीं, वो तो भाई ऐसा होगा, और भाई साहब आपसे बोला इसकी हाइट बताओ, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज नो मेजरमेंट्स कैन बी सो एक्यूरेट कि वो इसकी हाइट निकाल पाए. देन वी गो बाय indirect methods, and indirect methods are very beautiful. One of the most important indirect method is trigonometry. सर बोलना क्या चाहते हैं? मान लो एक टावर है, पहाड़ की हाइट निकालनी है, मान लो ये हाइट h, आप इसके बेस से, जो कि आपको पता ही नहीं है, बेस तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, लेकिन मान लेते हैं कि हम यहां से x दूरी पे हैं, x भी छोड़ो, हमें पता ही नहीं तो कैसे लिखते हैं हम? वी कैन नॉट से व्हाट इज द बेस, बिकॉज अर्थ, भाई अगर चंडी देवी टेम्पल है, भाई साहब चंडी देवी टेम्पल के ठीक नीचे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, तो आप बेस से दूरी कभी जान नहीं पाओगे. हमने कोई बात नहीं सर, पॉइंट नंबर ए पे खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेंगे, मान लिया इसका नाम दिया अल्फा. थोड़ा आगे जाएंगे, ये तो मैं मेजर कर सकता हूं ना डी बोल करके, फिर हम यहां एंगल लेंगे बीटा. अल्फा बीटा मैं सेक्सटेंट से निकाल सकता हूं, मैंने आपको सिखाया है, एक डिवाइस होता है which is used to measure the planar angles. हमने एंगल निकल गया, डी निकल गया, सॉल्व कर लो, ये क्लास 10th में क्वेश्चन किया हुआ है आपने, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन था. देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ हाइट h, इजी. बट दैट इज इनडायरेक्ट मेथड, एंड इनडायरेक्ट मेथड्स आर वेरी 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 क्लासिकल. जैसे कि अगर ओशन की डेप्थ निकालनी है बाबा, ये थोड़ा भैया बोलेंगे जाओ डूबो, इंची टेप लेके जाओ नीचे और जाते रहो भाई साहब, जाते रहो भाई साहब, ऐसा नहीं करते. वी यूज सोनार्स. यू नो व्हाट इज सोनार्स? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक टेक्निक है जहां पर आप शिप पे बैठ जाते हो, और शिप में बैठने के बाद यहां से आप साउंड वेव नीचे भेजते हो. साउंड वेव यहां जाकर के सी बेड से रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस आती हैं, टाइम आप नोट कर लेते हो, डिस्टेंस आपकी 2s हो जाती है. तो वेलोसिटी आपको अगर मान लो पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नोन इन वाटर, कितनी होती है? कमेंट करिए कि भाई साहब साउंड की स्पीड कितनी होती है वाटर के अंदर, तुम लोग को पता होनी चाहिए. 1500 किलोमीटर पर आवर. बहुत मार खाओगे बेटा. कितनी होती है? 1500 किलोमीटर पर आवर. क्या किलोमीटर पर आवर नहीं, कुछ अलग ही चल रहा है. मीटर्स पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर नहीं होता, मीटर्स पर सेकेंड, एंड दैट इज अ ह्यूज वैल्यू. दैट इज अ ह्यूज वैल्यू. एयर में साउंड की स्पीड क्या होती है? हे भगवान, कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड. वाटर में 1500 मीटर्स पर सेकेंड. आयरन में 6000 मीटर्स पर सेकेंड. याद रहेगा कि नहीं? प्लीज याद रखें यार, इट इज इंपॉर्टेंट. दीज आर द वैल्यूज व्हिच आर टॉट इन क्लास 9th. आपको याद होना चाहिए भाई साहब. लेकिन सर हमें ना हमारा जो चैप्टर था साउंड वो कट गया था, इसलिए हमने नहीं पढ़ा. तो बोल सकते हो भाई साहब, लेकिन अभी तो मैंने बता दिया. एयर में 340, वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड चल रहा है, एंड आयरन में 6000 मीटर्स पर सेकंड चल रहा है. ये वैल्यू पता होनी चाहिए. वेलोसिटी इज नोन, टाइम आपने मेजर कर लिया, तो 2s की वैल्यू हो गई स्पीड इंटू टाइम, s की वैल्यू हो गई स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाय 2. You know velocity, you know time, you can get the value of s, even not going into the. ऐसा नहीं है भाई साहब जमीन में मैंने ट्रेंच की हाइट निकालनी तो अंदर ही जाना है, इतना प्रेशर होता है ना भाई साहब, आंखें से बाहर जाएंगे गड़ाक से, तो हम वहां जाते नहीं है. हम वहां पर क्या यूज करते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड. आगे बढ़ते हैं. ये सब बकवास बहुत है, एकदम ही बकवास है. नोबडी विल एवर आस्क यू दिस नॉनसेंस थिंग्स, लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ता है. फिर दो और कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट. पहली है लाइट ईयर. अब लाइट ईयर में ईयर देख के ऐसा मत समझ लेना कि हम टाइम की यूनिट है. आई एम नॉट टाइम की यूनिट. लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम. तो भैया इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 hour, 1 year. It is the distance traveled by the light in 1 year, and this is the value. You should remember the value because it is important. 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर. इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. फिर हमने कहा अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? हमने कहा एक था सन, अच्छा जी, और एक है अर्थ. हमने कहा अच्छा जी, इनके सेंटर के बीच की दूरी, एवरेज दूरी,
बिकॉज ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो सर्कल तो है नहीं कि डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इनके बीच की एवरेज दूरी को नाम दिया गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड द वैल्यू इज 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर्स। याद रखिए प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा भाई हमें ना पैरेलैक्स मेथड नहीं पढ़ना, हमें बस पारसेक के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज 1 पारसेक? वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, नीट में आने के बहुत चांसेस, जेई मेंस में आने के बहुत कम चांसेस, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं। व्हाट इज 1 पारसेक? ध्यान सुनिए, आप पॉइंट नंबर ए पर खड़े हो जाइए और पॉइंट नंबर बी पे खड़े हो जाइए। इनकी बीच की दूरी 1 AU ले लीजिए, मतलब आप अर्थ पे खड़े हो जाइए और अपने दुश्मन को सन पर भेज दीजिए, तो आपके बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 AU। अब आप दोनों एक पॉइंट को देखिए, बात करते हैं, हाँ भाई उस पॉइंट को देखना भाई साहब, उन्हें कहां देख लो भैया। जब वो देखने की कोशिश करते हैं, दूर 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 दूर, जितना दूर देखोगे, हमने अच्छा सर, जितना कम दूर देखोगे, जितना कम दूर देखोगे, क्या उतना बड़ा एंगल आया कि नहीं आएगा? ये वाला एंगल उतना बड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो। जितना पास देखोगे क्या ये एंगल उतना बड़ा हो जाएगा? और जितना दूर देखते जाओगे ये एंगल उतना घटता जाएगा। सर उतनी दूर देखो कि ये एंगल हो जाए 1 आर्क सेकेंड। क्या हो गया? 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड की थीटा की वैल्यू हो गई डिग्रीज में कितनी हो गई बेटा? 1 आर्क सेकेंड डिवाइड बाय 3600, ये डिग्री में हो गया, और रेडियन में कितना हो गया? π/180। तो ये आपका रेडियन में एंगल हो गया। बहुत बड़ा एंगल या बहुत छोटा एंगल? बहुत छोटा एंगल। इसके करस्पॉन्डिंग जो दूरी आती है, ये दूरी, ये d, उसे हम बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं? पारसेक। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ एवर यूज इन। नॉर्मली इस यूनिट को यूज किया जाता है, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंट स्टार्स के बारे में बात करते हैं, तो हम उसमें हम बताते हैं 1 पारसेक। तो इट इज द पॉइंट विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड व्हेन द टू ऑब्जर्वेटरीज आर 1 AU डिस्टेंस पर हो। 1 AU मतलब एक अर्थ पर और एक सन पर। हाइपोथेटिकल है, बट ऐसा हो सकता है। बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू प्लीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इट इज 3.26 लाइट ईयर्स। स्पीड ऑफ लाइट कम है, बहुत तेज, बहुत तेज। और 1 पारसेक वो दूरी है जो लाइट को भी ट्रेवल करने में 3.26 ईयर्स लग जाते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना दूर, बहुत 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 दूर। देन मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में कोई बात करने का मतलब नहीं बनता। आप जानते हैं 1 मेट्रिक टन क्या है, क्विंटल क्या है, स्लग क्या है। ये लो आपने स्लग तो आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। कई बार इंडस्ट्रीज में यूज होती है। एक स्लग, कई बार सुना होगा, एक कट्टा चावल ले आओ, नहीं सुना है? गाँव वगैरह बोलते हैं एक कट्टा चावल ले आओ। कितना होता है एक कट्टा? एक कट्टा प्याज ले आओ, कितना होता है? कितना होता है भाई बताओ? एक कट्टा, वो कट्टा नहीं, कौन सा कट्टा? एक कट्टा प्याज ले आओ, कितना केजी होता है वो? अबे 15 नहीं होता है, 40 केजी, 40 केजी होता है एक कट्टा। एक कट्टा प्याज ले आओ, 40 किलो प्याज ले आओ भाई साहब घर में। तो वो कभी देखा होगा ना, वो ट्रैक्टर के बगैर रख, एक कट्टा आलू ले लो 100 रुपए का, 100 तो बहुत कम हो गया, 1000 रुपए का 40 किलो आलू है। वो कितना है? 40 केजी। इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स हम यूज करते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिए, यहां पर एक यूनिट का नाम दिया गया है नोन एज चंद्रशेखर्स लिमिट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे कंपटीशन में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है, और ये होती है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। मास ऑफ सन का 1.4 टाइम्स। फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा 1 AMU क्या है? इट इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 atom which is neutral. Carbon 12 neutral atom in ground state। ये पूरा है in ground state। ये पूरा का पूरा कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए।
1 AMU कई बार आपको यूज होगा, और याद रखना इसकी वैल्यू इवेंचुअली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आती है। 1 AMU कुछ और नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन है और कुछ नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ जाए बेटा ना, ठीक है भाई साहब। फिर हमने कहा प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में बात कर लीजिए, एक डिकेड क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है, साल क्या होता है, लेकिन एक है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। व्हाट इज वन शेक? इट इज डिफाइंड एज 10⁻⁸ सेकेंड्स। ये प्रैक्टिकल क्यों है बेटा? तुम ना क्लास 12th में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, वहां पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स, जहां पर आप न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ो। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स में एक ट्रांजिशन करने में जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, और उसको मेजर किया जाता है शेक्स में। तो दिस इज यूटिलाइज्ड इन मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, विच इज बेसिकली अ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रिएक्शंस, इसीलिए इसको कई बार यूज किया गया है, और बहुत छोटा टाइम होता है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग के एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है। आई होप समझ में आ गया यहां तक। दिस इज दी, आई थिंक दिस इज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दी रिकॉर्डिंग जो हमने करी, ये वीडियो आपको मिली। ये फर्स्ट पार्ट आपको एक बेस बना के देती है कि फिजिक्स है क्या। बहुत बोरिंग सी हो सकती है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मैंने ही बकवास करी है, कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट मैंडेटरी इसलिए बच्चे, बिकॉज दिस विल टेल यू कि हाँ भाई फिजिक्स में ये चीजें होती हैं, 7 फंडामेंटल हैं, बहुत सारी डिराइव्ड हैं, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट दैट। जो नेक्स्ट वीडियो है वो है प्योरली अबाउट डायमेंशंस, एंड उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो जो होगा दैट विल बी प्योरली अबाउट एरर्स, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो। तो ये चीजें बहुत सिंपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी ही हम एक और वीडियो देखते हैं। सेकेंड वीडियो आपको हर वीक में 3 वीडियोस मिल जाया करेंगे, तो ध्यान दीजिए इस वीडियो में के साथ आपको एक क्वेश्चन सेट भी मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक में जा करके हमारे ऐप के ओपन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी स्मॉल 15 क्वेश्चन सेट which will be purely belong to the topics taught in the current lecture. ये क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम जेईई मेंस, नीट, हर जगह जहां जहां आए हुए हैं उनसे बनाए गए हैं, और ये आपको खुद हेल्प करेंगे कि जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में भी आया कि नहीं आया, क्या आपको कन्वर्जन आ गया है कि नहीं आ गया, आपको पता चल गया है वन शेक क्या होता है, वन चंद्रशेखर लिमिट क्या हो गया। ये सारे क्वेश्चंस हम आपको देंगे, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई सारे एग्जाम में आते हैं। तो भाई साहब अगर आपको वीडियो सही लगी है तो लाइक करें और सबको बताएं, और अगले वीडियो का इंतजार करें, which will be purely on dimensions and a very classical video. ठीक है भाई साहब, बाय बाय, थैंक यू सो मच।